Hi friends, welcome to AZ classes and हम सीख रहे हैं क्लास 12 की पार्ट फर्स्ट फिजिक्स। तो जो प्रीवियस वीडियो था तो उसमें हमने पढ़ा था कूलाम का नियम का सदिश रूप तक, यानी हमने सिर्फ कूलाम के नियम में सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बारे में बात की थी। आज हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जिनमें है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी बल निकालना है जो कि आपको चित्र में शोन यानी दिखाया गया है कि अगर किसी निकाय में मल्टीपल चार्जेस हों, यानी कई चार्ज हों, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 n चार्जेस, तो हमें उस निकाय पर इन आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्थिर वैद्युत बल किसके कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण, कब, ड्यू टू के कारण कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण, यानी कोई प्लेट हो या कोई ऐसा मतलब पदार्थ हो जिस पे सतत यानी एक समान रूप से आवेश वितरण हो, तब हमें किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पीसी मीन्स पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट वन इज एंड ऑन पोजिशन, अक्षीय स्थिति, एंड सेकेंड वन इज इक्वेटोरियल लाइन्स, निरक्षीय स्थिति। तो स्टार्ट करते हैं अनेक आवेशों के मध्य बल, जो कि लिखा हुआ है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कूलाम के नियम में सर्वप्रथम हमने सिर्फ दो आवेशों के बारे में बात किया था, जिसमें जो दो आवेश थे वो Q1 और Q2, यानी सिर्फ हमने Q1 और Q2 के बारे में बात किया था। अब अगर कोई ऐसा निकाय दिया जाए जिसमें कई सारे आवेश हों, अनगिनत आवेश हों, तो हम किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा बल निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, हम इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो चित्र में दिखाया गया है आपको एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। वो क्या है, हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे जो पॉइंट चार्ज है, माना हमने एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, चौथा Q4 है, पांचवा Q5 है, डॉट 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 n, कितने आवेश हैं हमारे पास, Qn, यानी n की जगह हम एक पूर्णांक रखते जाएंगे और हमारे निकाय का आवेश बनता जाएगा। ठीक है, अब हम इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर बल ज्ञात करेंगे। देखो O क्या है, हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या है, R2। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या है, R1। मूल बिंदु के सापेक्ष Q3 का स्थित सदिश क्या है, R3। और मूल बिंदु के सापेक्ष Qn का स्थित सदिश क्या है, Rn। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने आपको कूलाम का जो नियम पढ़ाया था उसमें भी बताया था स्थित सदिश के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब देखो एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर की एक खासियत है कि एकांक वेक्टर उसी दिशा में होगा जिस दिशा में या जिस दिशा के अनुदिश होगा, जिस दिशा के अनुदिश उसका जो बल लगेगा। ठीक है, अब देखो मानो अगर हमने Q2 के कारण Q1 पे बल ज्ञात किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे F12, यानी 1 पे किसके कारण, 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो जो हमारे R1 कैप, R112 कैप, ठीक है, तो R12 कैप क्या है, ये एक एकांक सदिश है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग, जिसके जो हमारा फोर्स लग रहा है उसके अलोंग होगी। ठीक है,
सेम Q3 के कारण अगर हम बल देखें तो ये हमारा लगेगा F13, ठीक है। यानी Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। ये दोनों समझ में आए। अब अगर हम Qn के द्वारा अगर Q1 पे आवेश पे बल देखें तो हमारा ये लगेगा F1n, ठीक है। यानी Q1 पे Qn के कारण लगने वाला बल। अगर यहाँ कई सारे और बल भी होते जैसे Q4 होता, Q5 होता, तो वैसे ही हम निकालते F14 इक्वल टू F15 इक्वल टू, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला बल सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है, जो इस आवेश पर या इन आवेशों द्वारा, जो इन आवेशों द्वारा उस आवेश पर एक एक करके लगाया जाएगा। देखो यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, अब चित्र में देखिए अनेक आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, यानी हमने कौन सा आवेश लिया है, एक Q1 आवेश लिया है हमने। देखो मैं चित्र से ही आपको परिभाषा समझा रहा हूँ कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, हमारे चित्र में कई सारे आवेश दिखाए गए हैं Q1 Q2 Q3 Qn तक, तथा उनमें से किसी एक आवेश पर हमने एक आवेश लिया है जिसमें हमें सारे आवेशों के द्वारा बल ज्ञात करना है। तो हमने कौन सा आवेश लिया है, Q1। तो उसने बोला है तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा बल Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला बल F13, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला F12, Qn के कारण Q1 पे लगने वाला बल F1n, ठीक है। तो ये समझ में आया, अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला बल सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अब ये वेक्टर योग क्या है, हमने बताया आपको कि जो हमारा बल है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों को हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उनका वेक्टर योग। वेक्टर योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा एक एक करके लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो हमें नोट करनी है, नोट करने वाली बात क्या है, ठीक है, कि किसी एक बिंदु आवेश द्वारा उस बिंदु पर लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। देखो ये नोट करने वाली बात है, यानी किसी बिंदु आवेश द्वारा उस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति में क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट इस पे हम निकाय पे बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बल ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं, देखो अब अगर हम Q1 पर देखें, Q2 के कारण लगने वाला बल, तो हम लिखेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल हम मान लेते हैं कितना है, F12 मान लेते हैं, F12 है, ये कितना है, F12। तो क्या लिखेंगे हम, K का मान मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अब देखो F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन, अब R कौन सी होगी हमारी, ये, ठीक है, ये वाली। तो हमने कितना माना है इसको, R12, तो दूरी का स्क्वायर होता है, और इसका एकांक वेक्टर कितना है, R12 कैप, ठीक है। देखो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए कि ये मैंने यहाँ कैसे लिखा। देखो ये समझने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, इसमें भी बता दे रहा हूँ आपको। जब हम किन्हीं दो वेक्टरों का योग करते हैं ना, तो देखो दो कंटिन्यूअस वेक्टर, देखो एक कंटिन्यूअस वेक्टर ये हो गया और एक कंटिन्यूअस वेक्टर ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे अलग देखो लिख के दिखाता हूँ, एक वेक्टर हमारा ये हो गया यहाँ से O से, ठीक है, इसे हमने R2 नाम दिया है, और एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है, जिसे हमने R12 वेक्टर नाम दिया है। यानी ये जो है वो क्या है, R12 है, ठीक है। ये R12 कैप क्या है कि एकांक सदिश है, इसका क्या है, एकांक सदिश। तो R12 कैप, और ये हमारा क्या है, R1। मैंने आपको बताया था कि अगर जो सदिशों का त्रिभुज नियम है ना, ट्रायंगल रूल जो जोड़ने वाला, वो क्या है कि अगर दो कॉन्टिन्यूस वेक्टरों को हम जोड़ते हैं, तो जो तीसरा वेक्टर होता है ना, जो विपरीत डायरेक्शन में होता है, वो इसके योग को प्रदर्शित करता है। तो R2 प्लस R12 इक्वल टू R1, और R12 अगर हम निकालेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम R1 माइनस R2 इतना बड़ा ना लिख के हम क्या लिख देंगे, R12। ये समझ में आ गया हमने क्यों कहाँ से लिख दिया है R12, ठीक है, आ जाना चाहिए समझ में। अब नेक्स्ट ये लिखने के बाद अब हम लिखेंगे Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। देखो मैंने दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया आपको कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। कितना माना है हमने, F13 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन, ये कितना है हमारा R13, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम R13 का स्क्वायर, और जो हमारा एकांक वेक्टर हुआ तो वो कितना हुआ, R13। देखो एकांक वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि R वेक्टर, कोई R वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी R वेक्टर का अगर हमें एकांक वेक्टर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R बट्टे मॉड R, ठीक है। अब मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर R का मॉड निकालोगे तो ये एक परिमाण यानी एक संख्या आएगी, ठीक है, यानी वेक्टर R अपॉन R, ठीक है। और वेक्टर R को हम कैसे लिख सकते हैं, R कैप, ठीक है। हमने इसको R कैप लिख दिया। अब आप कहोगे सर हम यहाँ पे अगर नीचे लिखते हैं तो R13 कैप नीचे लिखेंगे,
आपने ऊपर लिख दिया है। देखो इसका मतलब ये है कि आर कैप हमारा है क्या है, एकांक वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब एक, या तो एक को नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला है इक्वेशन पे नहीं ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू एन के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब Qn के कारण Q1 पे कितना बल लगेगा, तो हम लिखेंगे F1n इक्वल टू K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, यानी R1 कैप क्या हो गया, इसका एकांक सदिश हो गया। यानी एकांक सदिश वाली जो मैंने कहानी आपको समझाई थी वो समझ में आ गई ना। अब देखते हैं हम, मैंने आपको बताया था अध्यारोपण की जो परिभाषा थी उसमें बताया था कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों और उन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल लगाया गया कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, उनका वेक्टर योग होता है। यानी एक एक आवेश के द्वारा अगर इस पे जो बल लगाया जाएगा, अगर उनका हम वेक्टर योग कर दें, वेक्टर सम कर दें, तो वो किसके बराबर होगा, नेट आवेश के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका हम कुल बल निकालें, अब हम लिखेंगे यहाँ कुल बल। तो कुल बल हम कैसे लिख सकते हैं, कुल बल हम मान लेते हैं कि F है, यानी F1 पे लग रहा है तो हम F1 मान लेते हैं। कुल बल कितना है हमारा, F1। तो F1 बराबर हम क्या लिख देंगे, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। यहाँ तक चीज़ आपके समझ में आई। यानी वेक्टर योग, जितनी भी वेक्टर संख्याएं थी हमने सारा जोड़ दिया। यानी दो के द्वारा एक पे लगने वाला बल, 3 के द्वारा एक पे लगने वाला बल, n के द्वारा एक पे लगने वाला बल, सभी का हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। तो हमारा ये कुल बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कुल बल का हमारा फॉर्मूला ये निकल के आया, ये हमने सारे बलों का वेक्टर योग कर दिया। अब हम यहाँ से F1 बराबर लिखेंगे। ठीक है, जो कुल बल है हमारा, F12 बराबर क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, प्लस F13 क्या था, K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 के प्लस डॉट 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 प्लस जो Fn था वो क्या था, K Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप। ये कहानी समझ में आई आपके। अब देखो हमें कॉमन क्या क्या लग रहा है इसमें, कॉमन क्या है, K कॉमन है, Q1 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से K और Q1 कॉमन ले लेते हैं। जब हम K और Q1 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ क्या क्या मिलेगा, देखो Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, ये क्या है, जोड़ है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K Q1 समेशन ऑफ QI अपॉन R1I, ठीक है, का स्क्वायर R1I का कैप।
कहाँ तक, n तक, और i का मान हम कहाँ से करेंगे शुरू, 2 से। अब देखो यही चीज़ मैंने जो विस्तृत लिखी हुई थी वो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, ठीक है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में, अब शॉर्ट फॉर्म से आपको विस्तृत बनाना बताते हैं। अगर हम जो i है, i की जगह हम 2 रखेंगे तो r12 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ q2 हो जाएगा, और यहाँ 12 का कैप, ठीक है। अगर हम i बराबर 3 रखेंगे तो q3 हो जाएगा, r13 का स्क्वायर हो जाएगा, r13 कैप हो जाएगा। अगर i बराबर हम n रखेंगे तो qn अपॉन r1n का स्क्वायर, r1n कैप। तो ये हमारा नेट फॉर्मूला निकल आया कि अगर हम किसी निकाय में अनेक आवेश ले लेते हैं तो उन आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है वो हमारा इस फॉर्मूले से निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि हम प्रत्येक आवेश द्वारा Q1 पर ही बल निकालें, यहाँ पर Q2 पर भी बल हो सकता है। यानी अब अगर आपसे पूछ लेता है कि Q1 की जगह Q2 पर बताइए, यानी Q2 पर सभी आवेशों के द्वारा नेट बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई Q2 पे ज्ञात कीजिए, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 पे ज्ञात करना है। K एक नियतांक है जो कि अनचेंज रहना है। अब जो हमारा Q1 था, क्योंकि हम Q1 पे सभी आवेशों के द्वारा बल ज्ञात कर रहे थे, अब हम किस पे ज्ञात करेंगे, Q2 पे, तो ये हमारा Q2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से समेशन ऑफ I इक्वल टू n QI अपॉन R। अब यहाँ पे हम किस पे लेना है, 2, ठीक है, क्योंकि हम 2 पे ले रहे हैं, 2I स्क्वायर R2I कैप। अब मैंने I बराबर नहीं लिखा, मालूम है क्यों, क्योंकि हम 2 पे बल ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 के कारण, फिर 3 के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे I बराबर 1, 3 एंड फॉलोड बाई n तक। ठीक है, यानी हमें 2 नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया, यानी 1 पे हम इसीलिए ले लेते हैं, हमें सुविधा हो जाती है कि हम यहाँ पे हमने 1 ले लिया तो आएगा, हम 2 से चला सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसने 2 पे पूछ लिया है तो हमें 1 के कारण होगा, फिर डायरेक्ट 3 के कारण आएगा। तो हमें यहाँ I का मान जो रखना है तो पहले 1 रखना है, फिर 3 रखना है, उसके बाद कंटिन्यूस 4, 5, 6, 7 और n तक। ठीक है, अब देखो जो हमारा कूलाम का नियम होता है वो सेम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मतलब उसी से मिलता जुलता है। अगर हम चाहें तो इन दोनों नियमों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमारा A और B, और यहाँ पर एक है A1 और B1। ठीक है, देखो ये तो हमारे चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, और ये हैं हमारे द्रव्यमान M1 और M2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन ने बोला था कि किन्हीं 2 द्रव्यमानों, या उन्होंने पिंडों का बोला था। अब पिंडों के बीच पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम हमारे कूलाम साहब ने बोला, कूलाम साहब ने क्या बोला
कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम साहब ने बराबर लगाने के लिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब ये हमारा क्या था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था हमारे न्यूटन साहब ने, तो F बराबर हमने क्या किया, यहाँ एक G लगा दिया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और एक यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो G बराबर न्यूटन साहब ने प्रयोगों द्वारा निकाला कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, G का मान मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको बता ही रखा था k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, कहानी समझ। देखो आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा। न्यूटन साहब ने बोल दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला क्या क्या होता है कि उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एंड सो ऑन। ये हमारा निकल के आ गया F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम कूलम ने बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एंड सो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, क्या पता है, देखो हमें ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो हमारे कूलम साहब ने जो बल दिया वो हमारा किस पे निर्भर करता था, माध्यम पे। लेकिन जो न्यूटन साहब ने जो फॉर्मूला दिया वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आप किन्हीं दो पिंडों को रख दो और उनके बीच चाहे कोई सा भी माध्यम रख दो, प्रत्येक कंडीशन में फॉर्मूले का मान यही रहेगा, प्रत्येक कंडीशन में फॉर्मूला यही लगना है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो माध्यम पे डिपेंड करता है, तो माध्यम के अनुसार चेंज घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल था जो न्यूटन साहब ने दिया वो हमारा माध्यम पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब ये हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारे आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब द्रव्यमान की तो कोई इकाई है नहीं कि एक द्रव्यमान नेगेटिव हो जाएगा एक द्रव्यमान पॉजिटिव हो जाएगा। भाई द्रव्यमान कैसा है, एक मैग्नीट्यूड है, एक परिमाण है, तो परिमाण के पास कोई दिशा तो होती नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है हमेशा कैसा होगा, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्यों होगा, क्योंकि न्यूटन साहब ने ये फॉर्मूले देने से पहले बताया जाता है कि न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सेब टूट के ऊपर से नीचे गिरा, तो न्यूटन साहब सोचने लगे कि भाई सेब टूट के ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो उस थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा रहेगा, आकर्षण। बट कूलम साहब के अनुसार क्या है, हम कूलम साहब की परिभाषा के अनुसार क्या बोलते हैं, कूलम साहब ने क्या कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको क्या है कंपैरिजन बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में ना भी पढ़ा होगा तब भी कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, तो मैंने इसको इसके साथ कोरिलेट कर दिया,
सो दैट आपको इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी इसके द्वारा, और इसको समझने में आसानी हो जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, अब क्या क्या हमें दो चीज़ें पता चल गई इनके बारे में कि ये क्या है, माध्यम पे निर्भर करता है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता। सेकंड मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैद्युत बल है, वो कैसा होता है, आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। हमने बताया गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा रहेगा, आकर्षण बल। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं आपको, और आपसे पूछा जाए, सिर्फ वर्बली पूछा जाए, ठीक है, आपसे वर्बली पूछा जाए कि बताइए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, ठीक है, और एक गुरुत्वाकर्षण बल बताओ। तो यहाँ ऑप्शन दे दिए जाए आपको 4। मैं बताता हूँ, देखो ऑप्शन आपको दे दिए, मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए दे दिया Fe इज ग्रेटर देन Fg, बी दे दिया Fg इज ग्रेटर देन Fe, सी दे दिया Fg इज इक्वल टू Fe, और डी दे दिया नन ऑफ दीज। बट मैंने आपको इन दोनों को कोरिलेट करके बता रखा है। जो मैंने थर्ड बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। अधिक प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों यानी जो हम बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10⁻43 गुना अधिक होता है। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हैं, अभी बता भी दूंगा आपको कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, Fe इज ग्रेटर देन Fg, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ से। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो हमारे ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक स्ट्रांग होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। अब ये देखो चीज़ निकालने के लिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अब देखो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं यानी Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंपैरिजन ऑफ Fc ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन के ज़रिए इसको समझेंगे। तो अब मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे मान लिया इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैंने बताया था आपको। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब हम इन दोनों बलों को अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो Fe बराबर K Q1 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। हमने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली है, 1 मीटर। ठीक है, अब हम Fg निकालेंगे तो Fg इक्वल टू G इंटू m1 9.1 × 10⁻31 इंटू m2 9.1 × 10⁻31, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से ही हैं, अपॉन r² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो K का मान हम जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻9 और 16 × 16 होते हैं 256, तो 2.56 इंटू 10⁻19 माइनस के 38। अब Fg, G का मान हमारा होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 9.1 समथिंग होगा 981
यानी 82.82, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 62, 31 प्लस 31। अब इधर देखो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 29, यानी माइनस के 38 से प्लस का 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 29 ही बचेगा, है ना। 9 9 18, हाँ ठीक है। एफ जी इजक्वल टू 6.67 इंटू 82.81 इंटू, अब ये दोनों माइनस के हैं तो हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 73, ठीक है। अब देखो हम सिंगल डिजिट में ले लेते हैं तो 9.0 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 29। एफ जी इजक्वल टू यहाँ भी ले लेते हैं 6.67 इंटू 8.281 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 72। अब आपको ये समझ में आया मैंने 72 माइनस का कहाँ से कर दिया, एक कम क्यों कर दिया, क्योंकि हमने एक जो हमारी दशमलव, ये हमारा दशमलव क्या था, एक हमने बाईं ओर बढ़ा दिया। जब एक बाईं ओर बढ़ा दिया तो 10 टू द पावर प्लस का 1 लिखेंगे, जो कि प्लस का 1 माइनस 73 से हटेगा तो माइनस का 72 बचेगा, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम सिर्फ यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप 72 से 29 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा ना, 12 3 6 4, 10 टू द पावर माइनस का 43 ये बचेगा। यानी मैंने जो आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच निकाला जाए तो जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी तुलना में 10 की घात 43 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है, 10 की घात 43 गुना ज़्यादा होगा। ये यहाँ से समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो हमने कवर किया कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी हम जो मल्टीपल चार्जेस के द्वारा किसी निकाय के जो मल्टीपल चार्जेस हैं या किसी निकाय में जो मल्टीपल चार्जेस थे उनके द्वारा किसी एक चार्ज पर कितना बल था वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोटेड डाउन कर रखा है, ये जो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी सतत आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रैखिक आवेश वितरण, एंड सेकंड वन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृष्ठ आवेश वितरण। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब हम फर्स्ट वन यानी जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला है यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात आपको ये पता है कि ये 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार की ही वस्तुएं हो सकती हैं। या तो वो एक एक्सिस में हो, जैसे कि हमने एक एल लंबाई की छड़ ले ली, तो एल लंबाई की छड़ है, या तो उसको ऊर्ध्वाधर रख लो या क्षैतिज रख लो, या फिर अगर किसी कमरे के अंदर रख रहे हो तो ऊंचाई की स्थिति में रख लो, यानी ये हमने लंबाई में, ये चौड़ाई में और ये ऊंचाई में रख लिया। तो हमारा ये पहला हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड वन था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, ठीक है। अब पृष्ठ बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मेरा ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है। तो डस्टर के पास क्या है, चौड़ाई है और एक लंबाई है, यानी हमारे पास सिर्फ 2 एक्सेस हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। तो या तो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में लंबाई चौड़ाई को ले लें, या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस में लंबाई और चौड़ाई को ले लें, या फिर जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस में लंबाई और चौड़ाई को ले लें। तो एक तो हमारे पास छड़ हो गई जिसमें हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा क्या हो गया, हमारे पास एक पृष्ठ हो गया, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम वाली वस्तुएं।
जैसे कि वॉल्यूम वाली वस्तु है घन, ये हमारा घन हो गया, ये हमारा गोला हो गया। तो घन के पास क्या होता है, देखो लंबाई भी जो होती है, चौड़ाई भी होती, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो हमारे पास तीन ही प्रकार के जो सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो वो आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि 3 प्रकार के ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वन है, हमारे पास तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। तो हमारा ये क्या हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। तो हमने इसको बोल दिया वॉल्यूम सरफेस, यानी जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो हमारा दे रखा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था कि एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, यानी हम किसी तार को ले सकते हैं। माना ये मेरा तार है, तो हम मानेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि माना एल लंबाई का एक तार है, ठीक है, जिस पर क्यू कूलाम आवेश एक समान, ठीक है, एक समान, जो कि हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हेडिंग से पता चलता है, एक समान रूप से वितरित है। देखो ये कहानी आपको चित्र से बताते हैं। हमारे पास क्या था, एक एल लंबाई का तार है, और यहाँ मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी ये नहीं है कि जो हमारा एल लंबाई का तार है वो कैसा होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए या फिर सीधा होना चाहिए, आप कैसा भी ले सकते हो, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी रहेगी उसकी, एल। देखो हमने एक किसी तार को ऐसे मोड़ के ले लिया, तो हमने इसके एल लंबाई, सीधा ले लिया तब भी इसकी एल लंबाई, इस तरीके से ले लिया तब भी इसकी एल लंबाई। यानी तो हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमको सीधा ही तार लेना है या फिर मोड़ा हुआ तार लेना है, ठीक है। आपकी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे सीधा तार भी ले सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैसा चार्ज लिया, तार लिया है, वो कैसा लिया है, एक घुमावदार यानी मोड़ा हुआ तार लिया है एल लंबाई का, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, एक एल लंबाई का तार था, और हम किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, सतत आवेश वितरण के कारण। तो अब हमारे इस एल लंबाई के तार पे क्या था कि एक प्लस क्यू कूलाम चार्ज एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ में आए। अब देखो ये हमारा एक रेखिक अवस्था में है, यानी हमारा जैसे कि मान लो ये तार है तो एक रैखिक अवस्था में ही तो होगा। तो हमारे पास इसके पास क्या होगा, एक रेखीय आवेश घनत्व भी होगा। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। और लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटे लंबाई, ठीक है। यानी किसी छड़ का अगर हमें रेखीय आवेश घनत्व निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटे लंबाई, ठीक है। यहाँ तक की कहानी यहाँ से आपके समझ में आ गई। अब क्या किया कि हमारे पास एक एल लंबाई की छड़ है, तो हम किसी एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि हमने माना एक छोटा अवयव dl है, यानी अब हम पूरी लंबाई के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार एक छोटा सा अवयव ले लिया dl, ठीक है। तो हमने माना एक छोटा अवयव dl है जिस पर आवेश हमने मान लिया कितना है, dq, ठीक है। तो dq बराबर कितना हो जाएगा, dq बराबर हमारा हो जाएगा, हमने कितना लिखा है dl, तो लैम्डा dl। ये समझ में आपके कहाँ से रख दिया मैंने, ये देखो कैसे रखा। मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना होता है, लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई।
अब ये हमारा किसके लिए था, एल लंबाई के तार के लिए। अब हमने इसमें एक छोटा सा अवयव डी एल ले लिया है, तो अब हमें छोटे से अवयव डी एल के लिए लंबाई कितनी होगी, डी एल, आवेश कितना हो गया, डी क्यू, रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया, लैम्डा। तो आवेश अगर हम निकालेंगे तो लंबाई का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा डी एल, ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब हमने क्या लिया है, हमने बनाया, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, जिस पर हमें dl अवयव के कारण बल ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम dl अवयव के कारण इस पॉइंट चार्ज Q0 पर बल ज्ञात करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये बल ज्ञात करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, हमने माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, यहाँ पे मान लेते हैं हम बिंदु Q है, ठीक है, ये जहाँ हमने अवयव dl ले रखा है, सापेक्ष हम यहाँ लिखेंगे अवयव dl का स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर कितना होगा, r1 पे, सॉरी r1 वेक्टर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष, सेम मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर। ठीक है, यानी जो कि ये है। अब हमें dl अवयव पे जो आवेश है dq, तो dq के कारण हमें इस बिंदु P यानी Q0 पे लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कितना है, F1 है वो। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, R21, जो कि मैंने आपको देखो यहाँ दिखा रखा है कि दो वेक्टरों को जो कॉन्टिन्यूअस वेक्टर हों, अगर उनको हम जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं, वेक्टरों के ट्रायंगुलर नियम से। तो इन दोनों कंटिन्यूअस वेक्टरों को जोड़ने के बाद जो हमारे विपरीत डायरेक्शन में जो वेक्टर इनको कंप्लीट करता है, एक ट्रायंगल बनाता है, वो इसके किसको दर्शाता है, एडिशन को, योग को। तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, तो यहाँ से R21 बराबर ये निकल आया। तो हम इस लंबाई को क्या रखेंगे, R21। तो हमने सूत्र पढ़ा था कूलम का, F बराबर K, Q1 कितना है हमारा, dq इंटू Q1 की जगह Q2 Q0, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, और हमने यहाँ लगा दिया वेक्टर 21, जो वेक्टर 21 था ना उसका हमने यहाँ कैप कर दिया, यानी एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एकांक सदिश है क्या। ठीक है, अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले dq बराबर निकाला था। dq बराबर हमारा क्या था, लैम्डा dl। तो हम यहाँ लिखेंगे F1 इज इक्वल टू K, Q0 को हम बाहर ले लेंगे, अपॉन R21 स्क्वायर। अब ये हमारे यहाँ क्या बचेगा, dq R21 कैप। ठीक है, अब dq की जगह जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो dq की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ, dq इक्वल टू क्या था, लैम्डा dl। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा F1 इक्वल टू K Q0 लैम्डा अपॉन R21 स्क्वायर,
आर कैप टू वन डी एल, ठीक है, लैम्डा डी एल हमने यहाँ रख दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखो हम छोटे छोटे पार्ट्स का, अगर छोटे छोटे पार्ट्स के द्वारा इसके डी एल अवयव के हम मान लें कि ये जो हमारी एल लंबाई की छड़ है वो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है जिनकी लंबाई कितनी है डी एल। तो हम इन सारे अवयवों को अगर जोड़ दें और उनके टोटल जो बल को निकाल लें तो इसका नेट बल लग जाएगा, यानी इसके द्वारा इस पे लगने वाला जो नेट बल निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे एल लंबाई की छड़ के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो हम यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ L लैम्डा R21 स्क्वायर R21 कैप डी एल, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि जो डी एल के छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको जोड़ दिया। यानी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैथ में, जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना। तो अभी हमारा क्या हो गया कि किसी सतत, यानी हम जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी, यानी जो हमने बोला था कि सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, तो पहला हमारा क्या था, रेखीय आवेश वितरण। तो हमारे रेखीय आवेश वितरण यानी किसी एल लंबाई की छड़ के कारण जिस पे क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, उसके कारण एक पॉइंट चार्ज अगर हमने यहाँ पे रखा है क्यू नॉट, तो उस पर लगने वाला बल का जो हमारा फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया है, F बराबर के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एल लैम्डा R21 का कैप डी एल। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट जो हमारा बी सेकंड था हमारा, वो क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको सेम जो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना, ठीक है, उसी से हम कोरिलेट करके चलेंगे। तो उसमें क्या था कि हमने एक एल लंबाई की छड़ ले रखी थी। अब हमने क्या किया है कि हमने एक पृष्ठ ले रखा है, ठीक है। हमने पृष्ठ को किससे डिनोट किया है, एस से। तो हम लिखेंगे एक पृष्ठ एस है जिस पर क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, यानी एक समान वाली तो कंडीशन आएगी, क्योंकि सतत आवेश वितरण का मतलब यही है कि पूरे पृष्ठ पर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो फैला हुआ है, वो एक समान रूप से होना चाहिए। यानी अगर हम इस कोने पर अगर चार्ज देखें तब भी सेम, इस कोने पर देखें तब भी सेम, और इस कोने पर देखें तब भी सेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक पृष्ठ S है जिस पर Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखो, जब हमने रैखिक पृष्ठ आवेश के कारण निकाला था, ठीक है, तब क्या था हमारे पास था रेखीय आवेश घनत्व। अब हमारे पास क्या है, पृष्ठ, तो अब हमारे पास क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे एरिया। यानी कोई पृष्ठ है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था, ये हमारा डस्टर एक पृष्ठ की तरह है, तो पृष्ठ के पास क्या होगा, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, एरिया। यानी उस एरिया पर
कितना आवेश वितरित है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, अब जैसे हमने उसमें एक छोटा सा अवयव dl माना था, अब हमने इसमें छोटा सा अवयव क्या मान लिया है? ds। तो हमने माना पृष्ठ S में एक छोटा अवयव ds है जिस पर आवेश, अगर जिस पर आवेश हम dq मान लें तो dq बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ds। ठीक है, जो कि मैंने वही बताया था, आवेश बराबर निकालेंगे तो इसका, तो dq बराबर क्या हो गया? सिग्मा ds। अब हम लिखेंगे कि माना एक बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब ये P था, हमने यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। ठीक है, तो अब हमें इस छोटे से अवयव ds के कारण हमें इस बिंदु P पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे, और सेम उसी की तरह हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण हमारा लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्या हुआ कि एक पृष्ठ था, पृष्ठ पे Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित था। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया? सिग्मा बराबर आवेश बट्टे एरिया, यानी तो हमने इस ds जो हमने पृष्ठ अवयव लिया है उस पर जो हमारा आवेश है वो कितना हो गया? dq बराबर सिग्मा ds। तो हमने क्या किया कि माना एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तो हमें अब ds के कारण बिंदु P पर बल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे वही मूल बिंदु O के सापेक्ष ds का स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर। ठीक है, यानी सारी कहानी कोरिलेटेड है पीछे वाले से, इसमें ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें वही बार बार रिपीट हो रही हैं। ये R21 है बार बार रिपीट हो रहा है, ये स्थित सदिश बार बार रिपीट हो रहा है, एडिशन वाला नियम बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे R21 हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? बताओ R21 कितना निकलेगा? निकलेगा R2 माइनस R1, जो कि पिछले वाले में ही जस्ट आपको मैंने निकाल के बताया था। ठीक है, तो हम R21 रखेंगे। अब देखो अगर हम बोलें कि जो हमारा अवयव ds है उसके कारण बिंदु P पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं F1 है, तो F1 बराबर क्या होगा? K Q1 Q0 Q2 कितना था? हमने dq माना था, अभी यहाँ dq रख लो। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 का स्क्वायर R21 कैप। ये वेक्टर को अगर हम एकांक वेक्टर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे हमने कोई वेक्टर है R, ठीक है, उसका अगर हमें एकांक वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर R वेक्टर का हमें एकांक वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? R कैप इजकल टू वेक्टर R बट्टे मॉड R। ठीक है, और मॉड R मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उसी को हम बोल देते हैं R। तो भाई हमने यहाँ पे क्या लिखा? ये मॉड R हो गया और ये एकांक सदिश हो गया। ठीक है, अब हम dq की जगह हम क्या रख सकते हैं? dq मैंने आपको बताया था क्या था? देखो F1 इजकल टू K Q0, dq की जगह आपको मैंने क्या बताया था? सिग्मा ds। तो हम क्या रखेंगे यहाँ? सिग्मा ds
सॉरी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, F1 इक्वल टू के क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, अब हम इनको बाहर ले लेंगे तो देखो F1 इक्वल टू के क्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप डी एस। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अभी यहाँ तक हमारा क्या फोर्स निकला है, सिर्फ इतने से अवयव के कारण पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाला बल जो हमारा था वो फॉर्मूला निकल आया। अब इस पृष्ठ, टोटल पृष्ठ का हमारा क्षेत्रफल कितना दे रखा है एस, तो अगर हम टोटल एफ निकालें तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू नॉट इंटीग्रेटेड टू एस सिग्मा R21 स्क्वायर R21 कैप डी एस। तो ये हमारा निकल आया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृष्ठ आवेश वितरण का नियम। ठीक है, ये आ गया हमारा F बराबर के क्यू नॉट इंटीग्रेटेड ऑफ एस सिग्मा अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप इंटू डी एस। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतन आवेश वितरण। ठीक है, यानी जो मैंने 3 आपको बताए थे उसका जो थर्ड पार्ट है वो है आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण के पास मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि इसके पास तीनों डायमेंशंस होंगी, एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे या तो कोई घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, गोला हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने मान लिया कि हमारे पास एक जो वॉल्यूम है वो v है। ठीक है, तो हमारे पास एक वॉल्यूम हम लिखेंगे, माना एक आयतन, अब आयतन v है। ठीक है, तो इसका जो हमने जो छोटा सा अवयव माना है वो कितना हो जाएगा, dv। तो हम लिखेंगे, हाँ, माना आयतन v है जिस पर q कूलम आवेश सतत रूप से वितरित है। ठीक है, जब ये आयतन है तो अब इसका क्या होगा, आयतन, देखो वहाँ क्या होता था, रेखीय पृष्ठ घनत्व, फिर क्या हुआ, हाँ सॉरी, रेखीय आवेश घनत्व, फिर क्या हुआ, पृष्ठ आवेश घनत्व, अब क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व। इसे हम बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर आवेश बट्टे आयतन वॉल्यूम। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे एक छोटा अवयव dv है, तो छोटा अवयव क्या है, dv। तो dv पे आवेश कितना हो जाएगा, हम dq का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रो dv। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों समझा दिए, तो अब हम इसका डायरेक्ट फार्मूला, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अब आपको हर चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एक पृष्ठ है, उस पर जो एक प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, ये R2 इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये R2 बराबर ये कहाँ से कैसे निकला, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलम के नियम से अब तक ये मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम इस छोटे से जो हमने आयतन अवयव लिया है इसके कारण अगर बिंदु P पर बल लिखें तो F1 हम मान लेते हैं, तो F1 बराबर क्या लिखेंगे हम, K Q1 Q नॉट इंटू Q2 DQ अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। यहाँ तक ये लिखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो, अब मैंने dq की जगह मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से पृष्ठ अवयव के कारण जो आवेश था वो हमारा कितना हो रहा था, रो
डी वी। तो हम यहाँ रखेंगे तो हम जाएंगे F1 इज इक्वल टू के क्यू नॉट, अब यहाँ हम रख देंगे रो डी वी अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक है। अब अगर हमें टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम दे रखा है V के कारण अगर बल निकालना हो तो हम लिखेंगे कुल V के कारण बिंदु P पर बल। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे F इज इक्वल टू के क्यू नॉट। ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा रो अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप डी वी इंटीग्रेटेड ऑफ B, यानी हम कुल वॉल्यूम से इंटीग्रेटेड कर देंगे तो ये हमारा कुल वॉल्यूम के कारण, यानी संपूर्ण जो हमारा आयतन है उसके आवेश के वितरण के कारण बिंदु P पर फॉर्मूला निकल आया F बराबर के क्यू नॉट रो R21 का स्क्वायर R21 का कैप डी वी इंटीग्रेटेड बाई B। ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना। ठीक है। अब देखो मैंने आपको लास्ट तक सिर्फ के लिखा है यहाँ पे, तो आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, फिर आप बुक्स में सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। तो के बराबर जो मैंने आपको बताया ही था, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है। तो के की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और हमारे तीनों फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। ठीक है।